दी ऑटोमेटिक मिलियनर के ऑथर एक बार उनके दादाजी के साथ मैकडॉनल्ड्स गए। तब उनके दादा ने उनको एक बात बताई कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो मैकडॉनल्ड्स में बैठकर खाना खाते हैं, दूसरे लोग जो मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं, और थर्ड टाइप के लोग होते हैं जो मैकडॉनल्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ऑथर ने अपनी लाइफ में काफी पहले ही इस चीज को सीख लिया था कि इन्वेस्टर बनना फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सबसे बेस्ट तरीका है। और इसी कॉन्सेप्ट को रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक द रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसे वो दी ESBI फॉर्मूला कहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 4 टाइप के ही लोग होते हैं, E, S, B और I। ये क्वाड्रेंट्स लोगों को उनकी इनकम सोर्स के हिसाब से 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें E का मतलब है एम्प्लॉई, S का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर एंड I फॉर इन्वेस्टर। क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में एम्प्लॉई एंड सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं। ये वो लोग हैं जो पैसे को टाइम के साथ एक्सचेंज करते हैं, इसलिए जब तक वो काम करेंगे तब तक उनको पैसे मिलते रहेंगे, और जिस दिन ये लोग काम नहीं करेंगे उस दिन उनकी इनकम भी नहीं होगी। इन लोगों को ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है। वहीं क्वाड्रेंट के राइट साइड में आते हैं बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो दूसरों के टाइम का लेवरेज लेके पैसा बनाते हैं, जिसे ऑथर रिच डैड पुअर डैड में पैसिव इनकम कहते हैं। हेनरी फोर्ड जैसे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। ये लोग एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां दूसरे हाईली स्किल्ड लोग मिलकर इनके लिए काम करते हैं, जिससे उनको खुद बहुत कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और उनका पैसा अपने आप ग्रो होता रहता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि अभी आप किस कैटेगरी में हैं, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको लेफ्ट साइड से निकल के राइट साइड आना ही पड़ेगा। मतलब एम्प्लॉई से सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस ओनर और बिजनेस ओनर से इन्वेस्टर बनना सीखना ही पड़ेगा। अक्सर सेम कैटेगरीज में आने वाले लोगों की सोच भी सेम होती है, इसीलिए अपनी कैटेगरी बदलने का मतलब है अपनी सोच बदलना। इन्वेस्टिंग अमीर लोगों का प्लेग्राउंड होता है, क्योंकि सिर्फ इसी जगह पर आपका पैसा आपके लिए काम करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जब एक डॉक्टर MBBS की डिग्री लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करने लगता है तब वो एम्प्लॉई कैटेगरी में आता है। फिर वो जॉब छोड़कर अपना क्लिनिक खोलता है तब वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, अगर वो एक ऐसा हॉस्पिटल खोले जहां वो दूसरे डॉक्टर्स को हायर करके उनसे काम करवाए तब वो बिजनेस ओनर बन जाएगा। और आखिर में अगर वो E, S और B क्वाड्रेंट से पैसे सेव करके उसे बॉन्ड, रियल एस्टेट या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे तब वो इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ जाता है। ज्यादा अमीर होने वाले लोग अपना 80% पैसा इसी इन्वेस्टिंग कैटेगरी से बनाते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है उन लोगों के पास हम नॉर्मल लोगों के ऊपर बस एक ही एडवांटेज है कि वो इन्वेस्टिंग की दुनिया में बहुत ही पहले आ गए थे। रे डेलियो ने सिर्फ 12 साल की एज में ही नॉर्थ ईस्ट एयरलाइन का शेयर खरीदा था। वॉरेन बफेट ने अपना पहला शेयर सिर्फ 11 साल की उम्र में ही ले लिया था। वैसे तो वॉरेन बफेट के ऊपर कई बुक्स लिखी जा चुकी है और सब मानते हैं कि वॉरेन बफेट एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि वॉरेन बफेट की वेल्थ का असली रीजन है बचपन से ही कंपाउंडिंग के पावर को समझ के इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना। अभी वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $96 बिलियन है, जिसमें से 99% वेल्थ उन्होंने 50 की एज के बाद कमाई है। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। क्या आपने जिम साइमंस का नाम सुना है? जिम साइमंस मैथमेटिशियन और एक हेज फंड मैनेजर है। इन्होंने 1988 से अपने पैसे को ऑन एन एवरेज 66% रेट से कंपाउंड किया है, जबकि वॉरेन बफेट ने सिर्फ 22% रेट से कंपाउंड किया है। जिम साइमन की नेटवर्थ करीबन $24 बिलियन है, यानी कि वॉरेन बफेट से 75% कम। लेकिन ऐसा क्यों? ऑब्वियसली रीजन है कंपाउंडिंग का। जिम साइमन ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी 50 की एज में, लेकिन वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र से ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अगर वॉरेन बफेट की तरह जिम साइमन को 70 इयर्स मिल जाते पैसे कंपाउंड करने के लिए और उनके पैसे 66% रेट से कंपाउंड होते रहते तो आज उनकी नेटवर्थ कई लाख ट्रिलियन डॉलर में होती। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है और कंपाउंडिंग दुनिया की सबसे पावरफुल चीज। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपको और आपके दोस्त को 2 ऑप्शन दूं कि आप 50 लाख रुपए आज ले ले या फिर 1 रुपया जो हर अगले 31 डेज तक डबल होगा, तो आप क्या चूज करोगे? मान लीजिए आपका दोस्त 50 लाख वाला ऑप्शन चूज करता है और आप वो 1 रुपए वाला, तो 4 दिन बाद आपके दोस्त के पास हो गए 50 लाख रुपए और आपके पास सिर्फ 8 रुपए। आसपास के लोग आपको कहते हैं कि अबे बेवकूफ, तुम भी वो पहला ऑप्शन चूज करते तो तुम्हारे पास भी आज 50 लाख रुपए होते। डे 20 पे जब बाकी सिर्फ 11 दिन रह गए हैं, आपके पास होते हैं सिर्फ 5243 रुपीज और आपके दोस्त के पास वही 50 लाख रुपए। आपको अपने डिसीजन पे पछतावा होने लगता है, लेकिन थोड़ी धीरज रखें, क्योंकि डे 29 पे वो पहले दिन वाला 1 रुपया बन गया होता है 27 लाख रुपए। लेकिन असली मैजिक होता है डे 31 पे, जहां वो 1 रुपया बन जाता है 1 करोड़ 7 लाख से भी ज्यादा, यानी कि आपके दोस्त के 50 लाख से 2 गुना ज्यादा। दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग का पावर। कंपाउंडिंग स्लोली ओवर टाइम एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अगर हम कंपाउंडिंग का ग्राफ देखें तो वो कुछ ऐसा होता है। शुरू में रिजल्ट्स बहुत स्लो होते हैं, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट रहे तो हमारे सारे एफर्ट्स मिलके एक बहुत बड़ा कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं।
जिसके बाद चीजें बहुत तेजी से ग्रो होने लगती है। दोस्तों कहा जाता है कि किसी राजा ने जब पहली बार चेस गेम खेली तो उसे वो गेम इतनी पसंद आई कि उसने चेस बनाने वाले को मुंह मांगी चीज देने का फैसला लिया। उस क्रिएटर ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे और कुछ नहीं, बस इस गेम के पहले स्क्वायर पे चावल का एक दाना रख के अगले हर स्क्वायर पे उसे डबल करके मुझे दे दो। राजा बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तुम दुनिया के सबसे बेवकूफ आदमी हो, तुमने इस मामूली से दाने मांग के मेरी इंसल्ट की है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम हीरे जवाहरात मांगते। तब उस चेस बनाने वाले ने कहा कि नहीं सरकार, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को बुला के आदेश दिया कि चावल के दाने गिन के उसे दे दिए जाए। कुछ दिनों बाद वो सिपाही दौड़ते हुए राजा के पास आए और कहा कि बादशाह, वो आदमी कोई बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत चालाक निकला। वो चावल के जितने दाने मांग रहा है उतने तो पूरी सल्तनत में नहीं है। ये सुन के सब बहुत हैरान हो गए। चेस की गेम में टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं। तो पहले स्क्वायर पे एक दाना जिसे हर अगले स्क्वायर पे डबल करना है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 4, चौथे पे 8 दाने, और इसी तरह हम डबल करते हुए लास्ट स्क्वायर पे आए तो ये बनेंगे राइस के इतने दाने जो मुझे तो बोलना भी नहीं आता। लेकिन अगर इसका वेट मेजर करें तो वो बनेगा 461 बिलियन मैट्रिक टन, जिसकी आज की प्राइस पे वैल्यू बनती है $300 ट्रिलियन। वो बंदा कोई बेवकूफ नहीं था बल्कि बहुत ही इंटेलिजेंट था, जो कंपाउंडिंग के पावर को सही से समझता था। और वो कुछ चावल के दाने नहीं बल्कि दुनिया की पूरी वेल्थ मांग रहा था। लेकिन दोस्तों आपकी ट्रू वेल्थ आपकी मटेरियल चीजों से नहीं बल्कि आपकी सर्वाइविंग कैपेसिटी से डिफाइन होती है। आप अपनी इनकम के बंद होने पर कितने महीने सर्वाइव कर सकते हो बिना अपना लिविंग स्टैंडर्ड गिराए, वो आपकी ट्रू वेल्थ होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका महीने का खर्चा 50,000 है और आपने 2 लाख रुपए सेव किए हैं तो आपकी वेल्थ सिर्फ 4 महीने की है। जब आप अपनी पूरी जिंदगी बिना काम किए गुजार सको तो उसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम कह सकते हो। दोस्तों ये मैटर नहीं करता कि हम कितना पैसा कमाते हैं बल्कि उसमें से हम कितना पैसा सेव करके कंपाउंडिंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। आप जितना भी पैसा सेव करते हो वो आपको आई कैटेगरी में डालना चाहिए, क्योंकि इसी कैटेगरी में ही पैसा आपके लिए काम करेगा। आई क्वाड्रेंट में आने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ना और सीखना शुरू करो और साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उससे प्रैक्टिस करो। हाँ, इस चीज में रिस्क तो है और रिस्क के बेसिस पे 3 तरह के लोग होते हैं। पहले रिस्क एवर्स, ये लोग रिस्क अवॉइड करते हैं और अपना पैसा बैंक या गोल्ड में ही रखते हैं। दूसरे गैम्बलर्स, जो इन्वेस्टिंग को बस लक और चांस का गेम समझते हैं। और तीसरे लोग होते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टिंग को नॉलेज और स्किल से कनेक्ट करते हैं। दोस्तों अगर अभी आप ई या एस क्वाड्रेंट में हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पहले तो आप बिल्कुल टाइम गवाए बिना जितने हो सके उतने पैसे सेव करें और उसे आई क्वाड्रेंट में इन्वेस्ट करें। आगे का रास्ता आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको सिक्योर फील करना पसंद है और आपको लगता है कि आप जॉब के लिए ही बने हो तो आपको वही जॉब करते रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सेव करके आई क्वाड्रेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको फ्रीडम पसंद है और आप रिस्क मैनेज करना जानते हो तो फिर एक सिस्टम बनाने की ट्राई करें जहां आपका ई या एस वाला काम बी में कन्वर्ट हो जाए। फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने के अलावा जो भी सेविंग्स हो उसे आई में इन्वेस्ट करते जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हमने रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की बुक द रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट से ESBI क्वाड्रेंट के बारे में जाना और कंपाउंडिंग के पावर को समझा। अगर आप भी अपने पैसे को कंपाउंड करना चाहते हैं तो इसका एक मेथड है इन्वेस्टिंग, जिसमें आप वॉरेन बफेट की तरह ग्रेट कंपनीज के शेयर खरीद के उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखें ताकि वो कंपाउंड कर सके। लेकिन उससे भी पहला स्टेप है सीखते रहना। और ये सभी बातें मैंने द रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट से सीखी है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो ही इस बुक को खरीदना, क्योंकि बुक्स पढ़ने के लिए होती है, शॉपिस के लिए नहीं। धन्यवाद।